नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के इस न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और प्रेस ड्यूरिंग मॉडर्न इंडिया। बट बेसिकली इसमें जो हमारा प्री प्रिंट एरा है उसी पर फोकस रहेगा कि उस दौरान कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे और जो उस समय के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे और उन सब का डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस तरीके से उन्होंने हमारी इंडियन नेशनल जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसा कि मैंने बता दिया कि ये मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज का 7वां लेक्चर है और ये लेक्चर सीरीज जो है वो बनाया गया है बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले एग्जाम, जिसमें कि आगामी 72nd जो हमारा बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ टीआरई के एग्जाम, ईडीयू का जो आने वाला एग्जाम है उन सब के लिए, और इसके साथ ही बीएसएससी द्वारा आयोजित होने वाले सीजीएल एग्जाम जिसमें कि आपको एएसओ बिहार सेक्रेटेरिएट के अंदर जो पोस्ट होता है उन सब के लिए, और साथ ही साथ आपका +2 लेवल पर जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही ये बिहार एसआई के लिए यानी बिहार दरोगा के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और वन स्टॉप सोल्यूशन। ये जो मटेरियल बनाया गया है उसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें कि स्पेक्ट्रम की बुक, एनसीईआरटी की किताब, लूसेंट से जो भी फैक्ट्स हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन को कंप्लीटली इसमें एज ए फैक्ट और एज ए कॉन्सेप्ट दोनों ही तरीके से इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ में बीपीएससी के सभी पीवाईक्यू को भी इसके डिफरेंट फैक्ट्स के माध्यम से शामिल किया गया है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की, खास करके ब्रिटिश एरा के अंदर, तो दो तरीके थे या दो ऐसे स्टेप्स थे जिनका की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन के डेवलपमेंट में। सबसे पहला तो ये था कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे जिनको एस्टेब्लिश किया गया था उस दौरान, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान, और साथ ही साथ उस समय कई सारे कमीशंस भी, आयोग का गठन किया गया था। उन आयोगों के रिकमेंडेशंस में भी जो है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में एक नया दिशा देने का काम किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस देखते हैं जो कि उस टाइम पर स्टार्ट किया गया। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है कलकत्ता मदरसा। 1781 में इसको स्टार्ट किया गया और इसको स्टैब्लिश करने का श्रेय जाता है वारेन हेस्टिंग्स को, क्योंकि इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। आज इस कलकत्ता मदरसा को आलिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इस मदरसा को स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? तो इस मदरसा को स्टार्ट करने का पर्पस था कि उस समय इस्लामिक लॉज और ओरिएंटल लर्निंग में लोगों को ट्रेन किया जाए, खास करके ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। ये मदरसा जब ओपन किया गया था उसके पहले हेड थे मुल्ला मुज्जुद्दीन। अगला इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है संस्कृत कॉलेज, जिसको कि 1791 में स्टैब्लिश किया गया था और इसको स्टैब्लिश किया गया था जोनाथन डंगन के द्वारा। ये संस्कृत कॉलेज बनारस में स्टैब्लिश किया गया था और इसका पर्पस था हिंदू लॉ के बारे में स्टडी करना। आज इसी संस्कृत कॉलेज को हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, जो कि बनारस में स्थित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784 में इसकी स्थापना होती है और इसके फाउंडर थे सर विलियम जोन्स। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है कलकत्ता के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट की ये जज भी थे। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था का उद्देश्य था हिस्ट्री, एंटिक्विटीज, आर्ट और साइंसेस जो एशिया की है उसके बारे में स्टडी करना। ये एक मैगजीन भी निकालती थी, उसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। और इस संस्था के पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे राजेंद्र लाल मित्रा। अगर सर विलियम जोन्स जिन्होंने इसकी स्थापना की तो उनके बारे में बात करें तो उनके कुछ ट्रांसलेशन वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि आपका मनुस्मृति का ट्रांसलेशन है और अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेशन। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है विलियम जोन्स साहब का कि इन्होंने जो है ग्रीक टेक्स्ट में एक व्यक्ति का जिक्र होता था सेंड्रोकोटस का, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये जो सेंड्रोकोटस है वो कौन है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, जिन्होंने कि मौर्य वंश की स्थापना की थी, मगध के किंग थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की घोषणा 1905 में की जाती है और इसको ऑफिशियली जो इसका फाउंडेशन होता है वो 15 अगस्त 1906 को होता है। ये वो दौर था जब स्वदेशी आंदोलन अपने पीक पर है, तो इसी आंदोलन से प्रेरणा लेके ये संस्था बनाई जाती है। इसके फाउंडर थे सदगुरुदास बैनर्जी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया गया था 1884 में और ये इस्टेब्लिश किया गया था पुणे में, और इसके फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक जी, गणेश गोपाल अगरकर जी और विष्णु शास्त्री चिपलूनकर जी
इस संस्था का उद्देश्य था वेस्टर्न और नेशनलिस्ट एजुकेशन को स्प्रेड करना। अगला है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता में किया गया था और बाद में चल के इसी हिंदू कॉलेज को प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जाना गया। बहुत ही महान व्यक्तियों ने बेसिकली इस संस्था से पढ़ाई की, जिसमें कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हैं। और अगर इसी कॉलेज की स्थापना में जिन व्यक्तियों का इम्पोर्टेंट रहा उसको देखे तो राजा राम मोहन राय जी थे, डेविड हैरी जी, अलेक्जेंडर डफ और एडवर्ड हाइड ईस्ट। अगला कॉलेज है दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी और आज इसको जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के नाम से जानते हैं। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में की गई थी। ये बेसिकली ये नाम जो है वो लॉर्ड मेयो पर बेस्ड है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लॉर्ड मेयो कौन थे। अगला है मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में ही इसकी स्थापना अलीगढ़ में करी जाती है सर सैयद अहमद खान के द्वारा और 1920 में यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कन्वर्ट हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और इसी नाम से ये आज भी जाना जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी गई थी 1800 में और इस कॉलेज को ओपन किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, और इस कॉलेज को जो है खोलने का मुख्य कारण था कि जो भी ब्रिटिश सिविल सर्विसेज के ऑफिसर थे उन सबको ट्रेनिंग दिलाना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। आगे चल के ये कॉलेज जो है वो 1854 में ही इसको बंद कर दिया गया था। अगला है एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है कलकत्ता सर्कुलर या फिर कार्लाइल सर्कुलर भी कहते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर कब लाया गया था तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान लाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट क्यों आयोजित किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि स्कूल्स को जो है पेनल्टी जो है लगाया जाता अगर उस स्कूल के छात्र जो है वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट यानी कि स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। साथ ही साथ जो स्कूलों को मिलने वाला जो गवर्नमेंट ग्रांट होता है उसको भी रोका जाने की बात इस सर्कुलर के अंदर थी। ये सर्कुलर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक स्कूल था जिसका नाम था रंगपुर नेशनल स्कूल और इस स्कूल के अंदर जो है इस पर फाइन लगाया गया था। बेसिकली 5 रुपए का फाइन लगाया गया था उस समय 200 स्टूडेंट्स पर। ये फाइन इसलिए इम्पोज किया क्योंकि इन छात्रों ने जो है वो वंदे मातरम का, ठीक है, वंदे मातरम जो है उसको उस समय गाया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाद जिनका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल रहा एजुकेशन को स्प्रेड करने में वो थे डिफरेंट एजुकेशन कमीशंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पब्लिक एजुकेशन कमेटी कुछ हेड करते थे टीबी मैकॉले। ठीक है, और इसी एजुकेशन कमेटी का जो आउटकम था उसको मैकॉले मिनट्स के नाम से जानते हैं और इस मैकॉले मिनट को रिलीज किया गया था 2 फरवरी 1835 को और इसी मिनट के बेसिस पर इंग्लिश को जो था, ठीक, इंग्लिश एजुकेशन जो था वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिस बन गया और इसी मिनट के वन ऑफ द प्रोविजन के तहत जो है इंडियन एजुकेशन का जो मीडियम था वो इंग्लिश बना दिया गया था। टीबी मैकॉले साहब को ही क्रेडिट दिया जाता है एक थ्योरी का जिसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके तहत क्या था? इसके तहत ये था कि अगर आप किसी भी सोसाइटी के सबसे ऊंचे वर्ग को कोई चीज प्रोवाइड करते हैं तो वही चीज क्या होता है नीचे वर्ग को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होता है। यानी अगर इसको और दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें तो बेसिकली वो क्या कर रहे थे कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इंडियंस में ही एक ऐसा क्लास क्रिएट किए कि जो दिखने में तो इंडियन था बट मतलब कह सकते हैं इसको कि इंडियन इन कलर था बट जो टेस्ट और इंटेलेक्ट में वो कैसे हो गए थे? ब्रिटिश हो गए थे। और ये स्टेटमेंट भी बहुत पूछा भी जाता है। साथ ही साथ टीबी मैकॉले साहब का एक और स्टेटमेंट था कि ए सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। यानी इंडिया और अरेबिया का जो टोटल लिटरेचर है वो यूरोप की किसी लाइब्रेरी का एक अलमारी जो है उसके बराबर है। मतलब इस तरीके से वो यहाँ के लोकल लिटरेचर को मतलब इतना छोटा वो समझते थे, इलिटिस्ट माइंड। ठीक है, और मैकॉले मिनट जो है वो किसके समय में आया था? तो वो आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर। ठीक है, और इसी के समय जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था कि इंग्लिश वाज मेड द मीडियम ऑफ इंडियन एजुकेशन। और ये कौन सी तारीख थी जिस दिन ये फैसला लिया गया था? 7 मार्च 18 को। ठीक है, और अगर एग्जाम पॉइंट से देखें तो एंग्लिसिस्ट विक्ट्री थी ओवर ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, एंग्लिसिस्ट वाले वो लोग थे जो मानते थे कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है
वो बहुत ऊंचा है, वो महान है, यही बेटर है, इसी को सबको सिखाना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं भाई, जो यहाँ का लोकल सिस्टम है, हमको उस सिस्टम को भी इक्वल वैल्यू देना चाहिए। वुड्स डिस्पैच 1854 को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था एजुकेशन को स्प्रेड करने का। और इसके तहत जो प्रोविजन था इसमें, उसमें इन्होंने जो है 3 टियर सिस्टम की बात कही थी मीडियम ऑफ एजुकेशन के लिए, मीडियम ऑफ एजुकेशन के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्स्ट कौन सा हो जाएगा टियर, प्राइमरी। उसमें कहा कि भैया आप वहां पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में सबको प्राइमरी एजुकेशन दीजिए, मतलब जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें। सेकेंडरी लैंग्वेज में कहा, सेकेंडरी लेवल पर कहा कि एंग्लो वर्नाकुलर में दीजिए, मतलब लोकल के साथ साथ इंग्लिश को भी जो है मिक्स कीजिए। और हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि इसमें फुल्ली जो है आप इंग्लिश के अंदर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा इसी वुड्स डिस्पैच का इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि इसमें हायरार्की पहली बार जो इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में लाया गया, जिसमें कि आपका सबसे पहले जो है, या सबसे नीचे कह लीजिए प्राइमरी स्कूल होगा, उसके बाद या उसके ऊपर मिडिल स्कूल, और सबसे ऊपर हाई स्कूल का सिस्टम लाया गया। इसी डिस्पैच के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज कई सारे ओपन हुए, ठीक है। और ये लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर बनाए गए थे। वो यूनिवर्सिटीज थे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटीज। और इसने जो है कुछ प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन किए थे, जिसमें कि मास एजुकेशन पर बल देना, फीमेल एजुकेशन पर बल देना, वोकेशनल या साइंटिफिक एजुकेशन पर बल देना, और टीचर ट्रेनिंग पर भी इसके में प्रोविजंस थे। अगला है आपका हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन शब्द को अगर देखें तो ये शब्द के साथ आप 2 बार रूबरू होते, एक तो 1882 में, और दूसरी बार आप होते हैं इसको 1919 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कब होते हैं भाई, तो जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, उस समय पर भी जो है हंटर कमीशन। बस दोनों हंटर कमीशन डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो हंटर कमीशन की हम बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन के लिए है, ठीक है। ये लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको जो है अपॉइंट किया गया था। उसके चेयरमैन थे सर विलियम हंटर। इसका फोकस था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के रिफॉर्म्स में। अगर इसके बात करें रिकमेंडेशंस की बात करें, तो इसमें बताया गया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में देना है, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसको, उसमें जो है 2 स्ट्रीम्स की बात कही गई थी। 2 स्ट्रीम्स कौन कौन, तो पहला था आपका लिटरेरी स्ट्रीम, मतलब जो लोग पढ़ाई में अधिक रुचि रख रहे हैं या आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा भैया, तो उनके लिए सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर वो लिटरेरी स्कीम में स्ट्रीम में चले जाएंगे, और इसके तहत उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की उनके लिए व्यवस्था होगी। और दूसरा वे लोग थे जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे या बहुत आगे पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे, तो उनके लिए वोकेशनल स्ट्रीम था। इसके तहत आपको एग्रीकल्चर और कमर्शियल ट्रेनिंग दिए जाने की व्यवस्था थी। रेलेक कमीशन 1900 बात करें अगर, तो इसके चेयरमैन जो थे वो सर थॉमस रेलेक थे। इसमें टोटल 21 मेंबर्स थे, जिसमें से कि 2 मेंबर जो थे वो इंडियन थे, और ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। तो कौन कौन थे भाई, तो एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी जी थे, और दूसरे थे जस्टिस गुरुदास बैनर्जी। और इस कमीशन का आउटकम क्या था, तो इस कमीशन का आउटकम था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1900, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, या अक्सर आप न्यूज में भी सुनते होंगे, तो कुछ टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे कि एक होता है सीनेट, एक होता है सिंडिकेट। ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में ये 2 बॉडीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये दोनों बॉडीज का जो इंट्रोडक्शन था वो इसी एक्ट के तहत हुआ था। सेटलर कमीशन 1970 वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी कमीशन को हम लोग कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। 1917 से लेकर 1919 तक जो है ये कमीशन जो था वो एक्टिव था। इसके चेयरमैन थे माइकल अर्नेस्ट सैडलर, जो कि वाइस चांसलर थे कहाँ के, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के। इसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे इस कमेटी में, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। अगर इसके रिकमेंडेशंस की बात करें, तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला भाई कि एक जो है सेपरेट स्टेज होगा, जिसको बोला जाएगा इंटरमीडिएट। मतलब एक तो आप, एक वो एजुकेशन है जो आप स्कूल लेवल तक पढ़ के आ रहे हैं, और फिर आगे की जो आपकी पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी में होगी। बट इसमें कहा गया कि बीच में भी एक नया लेवल इंट्रोड्यूस कीजिए इंटरमीडिएट का, ठीक है। और इन्होंने बोला कि अप टू इंटरमीडिएट स्टेज तक जो मीडियम होगा इसका भैया पढ़ने का या पढ़ाने का मीडियम इंस्ट्रक्शन वो कैसा होगा, तो वो होगा मदर टंग, और बाकी यूनिवर्सिटी से फिर आपका इंग्लिश रहेगी। तो इस तरीके से जो एजुकेशन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस उसमें बने, और जो इम्पोर्टेंट कमीशन हुए वो सब हमने देख लिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ
प्रेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रेस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में जो न्यूज़पेपर है वो कब से स्टार्ट होता है। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो उसका नाम था बंगाल गजट। 1780 में ये स्टार्ट होता है जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा, वो इसके फर्स्ट एडिटर थे, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? कलकत्ता से। साथ ही साथ अगर हम बात करें फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की तो वो था आपके उद्दत उद्दत मार्तंड, ठीक है, यानी कि राइजिंग सन अगर अंग्रेजी में इसको अनुवाद करें तो 18 में इसको जो है पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये भी कलकत्ता से ही स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स की और उसमें भी ऐसे इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो कि किसी इंडियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंडियन के द्वारा स्टार्ट किया गया फर्स्ट न्यूज़पेपर था, तो वो हो जाएगा हमारे कौन सा? हिंदू पैट्रियट, ठीक है। और इसके स्टार्टिंग जो इसका जिसको श्रेय जाता है शुरू करने का वो थे गिरीश चंद्र घोष जी, और उसके बाद फिर आगे चल करके इसी में जुड़ते हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। और उसके बाद एक और महान पत्रकार है, क्रांतिकारी पत्रकार कृष्णोदास पॉल। क्वेश्चन कभी कभी इन नामों के साथ भी पूछ दिया जाता है कि कृष्णोदास पॉल जो है वो किस न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड थे। हिंदू पैट्रियट ही वो न्यूज़पेपर है जिसने कि इंडिगो रिवोल्ट का समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, और उस समय इसके एडिटर थे हरिश्चंद्र मुखर्जी जी। आगे देखिए तो प्रेस के विकास में राजा राम मोहन रॉय जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राजा राम मोहन रॉय जी ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनके नाम में राजा है बट ये कहीं के राजा थे नहीं, ठीक है, किंग नहीं थे। इनको राजा का बेसिकली टाइटल दिया गया था, ठीक है, टाइटल दिया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनको राजा का टाइटल किन्होंने दिया था, ठीक है। और मैं बता देता हूँ रीजन कि क्यों दिया था, ठीक है। तो कोई व्यक्ति थे, मान लेते हैं एक्स, एक्स का जवाब आप लोग दीजिएगा कि जो कौन थे, ठीक है। तो वो जो थे बेसिकली कोई मुगल एम्परर थे, ठीक है, मुगल एम्परर थे। और मुगल एम्परर कैसे थे भैया? तो बहुत ही वीक मुगल एम्परर थे। दैट मीन्स कि वो जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पेंशनर थे, और इन्हीं के पेंशन के का जो अमाउंट था उसको निगोशिएट करने के बेसिकली बढ़ाने के लिए जो है वो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी को भेजा था इंग्लैंड ब्रिटिश किंग से बात करने के लिए। तो उसी दौरान इन्होंने इनको राजा की उपाधि देके वहां भेजा था। अनफॉर्चुनेटली वहीं पर एक जगह है ब्रिस्टल, वहीं पर जो है राजा राम मोहन राय जी की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डाइट। एक बीमारी से हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस, जिसको कि हम लोग जो है मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी से उन्हीं की मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर इनका जो है वो टॉम भी है या टूम भी है। अगर इनके बात करें प्रेस में इनके योगदान की, राजा राम मोहन राय जी की, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बड़े समाज सुधारक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा एक इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसको लाने का जो श्रेय है वो इनको दिया जाता है, और वो एक्ट जो है वो महिलाओं के उत्थान से संबंधित है। मैं एक हिंट भी दे रहा हूँ। अगर बात करें इनके द्वारा प्रकाशित अखबारों की तो सबसे पहला था संवाद कुमौदी। 1821 में जो है इसके जो है एडिटर थे राजा राम मोहन रॉय जी। इसके अलावा इन्होंने जो था मिरातुल अखबार, जो कि पर्शियन का पहला न्यूज़पेपर है इंडिया का, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 1822 में जो इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और वीकली जो है मैगजीन उन्होंने स्टार्ट किया था, प्रज्ञा का चांद। तो अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया जाता है कि प्रज्ञा का चांद के एडिटर कौन थे, या किसने इसको स्टैब्लिश किया, किसने इसको प्रकाशित किया। इस रिवर्स ऑर्डर में भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, ध्यान रखिएगा इसको। अमृत बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट। 1868 में इसको शिशिर कुमार घोष जी ने कलकत्ता से स्टार्ट किया था। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1878 में एक एक्ट आता है जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके लिए था? तो वर्नाकुलर लैंग्वेज के अखबारों के लिए था। न्यूज़पेपर हो जाए चाहे मैगजीन हो गया, और इस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। इवन इसकी एक कॉपी, ठीक है, वो आपको मजिस्ट्रेट को जमा करानी होती थी बिफोर पब्लिकेशन, कि उसमें कुछ एंटी तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर कुछ वैसा मिलता था तो न केवल उस प्रेस को जब्त कर लिया जाता था, बल्कि उसकी जो संपत्ति होती जैसे प्रिंटिंग सेटअप हो गया, जो भी उसके इंक हो गए, जो भी उसका प्रिंटिंग मटेरियल है, वो सब जब्त कर लिया जाता था। तो एक बहुत ही जो है मतलब इसको कह लीजिए एट्रोसियस जो है एक्ट था, ठीक है। तो इसी एक्ट के परव्यू से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने अपने पत्रिका का जो लैंग्वेज था उसी को कन्वर्ट करके इंग्लिश कर लिया, ताकि उस पर ये एक्ट लागू ही ना। एक अखबार है फ्री हिंदुस्तान, जो कि तारक नाथ दास जी के द्वारा
सियाटल नहीं, सियाटल नहीं है ये, इसको आप मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली ये से ये निकला था, नॉर्थ अमेरिका से ये इसको प्रकाशित किया। अगला आपका है गदर। गदर जो था वो 1913 में, ठीक है, इनिशियली उर्दू में इसको स्टार्ट किया गया था सैन फ्रांसिस्को से, बाद में अदर लैंग्वेजेस में भी जो ये प्रकाशित होने लगा। कई बार क्वेश्चन इस पे ही पूछ दिया जाता है कि लैंग्वेज का ऑप्शन दे देगा कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उसके बाद क्वेश्चन बना देगा कि वह A, ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके से। तो इसके लैंग्वेजेस पर भी ध्यान रख सकते हैं। तो कौन कौन से लैंग्वेज थे? एक तो था गुरुमुखी, गुरुमुखी जिसको कि हम लोग पंजाबी भी कहते हैं। एक था पख्तूनी, पख्तून जो है एक लैंग्वेज है जो खैबर पख्तूनख्वा नाम का प्रोविंस अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर बोली जाती है। साथ ही मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, इन सभी लैंग्वेजेस में ये फॉर्म। एक्सेप्ट बंगाली न्यूज़पेपर, नाम भी इसका बंगाली है, ठीक है। इसको गिरीश चंद्र घोष जी ने इसको जो है स्टार्ट किया था, और बाद में इसी से एस.एन. बनर्जी साहब भी जुड़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एस.एन. बनर्जी साहब जो है वो बहुत बड़े लीडर हैं प्री गांधीयन एरा के। बाल गंगाधर तिलक जी का भी प्रेस के विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके दो अखबार बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उस समय के पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी था। एक तो है केसरी और एक है मराठा। केसरी जो न्यूज़पेपर था वो 1881 में निकला था, और ये मराठी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था। और मराठा जो न्यूज़पेपर था वो आपका सेम ईयर 1881 में, बट ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये दोनों ही न्यूज़पेपर वो कहाँ से निकला था, मतलब कहाँ से इसकी प्रिंटिंग होती थी, तो बॉम्बे से, जिसको आज हम लोग मुंबई भी कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेस के विकास में। अगर इनके प्रेस जर्नी को देखें तो सबसे पहला मैगजीन जो आता है वो आता है इंडियन ओपिनियन, 1903 में साउथ अफ्रीका में रहते हुए इन्होंने निकाला था, और ये गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश, इन सभी भाषाओं में निकला करती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनका यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया जो थी वो वीकली न्यूज़पेपर थी, ठीक है। और इनिशियली जो था ये बेसिकली ये मैगजीन जो था वो होम रूल लीग आंदोलन जो लोग चलाते थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। बाद में इसको जो है गांधी जी के द्वारा मतलब कि जो है टेकन ओवर कर लिया गया, ठीक है। इस इनके कुछ एडिटर्स जिन पर क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, तो इनके एडिटर्स कौन कौन थे? तो इनके एडिटर थे जमुना दास और दूसरे शंकरलाल बैंकर। ये सब इस मैगजीन के एडिटर रहे। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं अचानक से बोल रहा हूँ वो सब रैंडम नहीं है, वो सभी किसी न किसी स्टेट पीसीएस में, बिहार के में आयोजित होने वाले डिफरेंट एग्जाम्स में कभी न कभी पूछा गया है। और अगला न्यूज़पेपर है नवजीवन, जो कि 1919 में ये भी प्रकाशित हुआ था। ये गुजराती और आपका हिंदी दोनों ही भाषाओं में था, और ये मैगजीन में मोस्टली रूरल डेवलपमेंट और सोशल इश्यूज को उठाया जाता था। 1933 में गांधी जी ने 3 अखबार प्रकाशित किए थे। एक था हरिजन, जो कि इंग्लिश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिजन जो था वो किस भाषा में छप रहा था? इंग्लिश में। इसका कभी कभी मैच द मैट्रिक्स में आ भी जाता है। हरिजन बंधु जो था वो किसमें था? वो था गुजराती में। और हरिजन सेवक जो था वो किसमें था? हिंदी में। हरिजन नाम से केवल कंफ्यूज नहीं होना है, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक तीनों का डिफरेंट लैंग्वेजेस है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आपका सत्याग्रह करके भी इनका एक मैगजीन है, 1990 में वीकली था इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गांधी जी, जो आजकल आप पेपर वगैरह पढ़ते हो तो अक्सर आप देखते हो कि जो मिड पेजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट, या इवन आप तो फर्स्ट पेज पे भी आपको बड़ा बड़ा सा एड देखने को मिलता है। तो गांधी जी जो थे, ये जो कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट होता है न्यूज़पेपर में, इस विचार के बहुत विरोधी थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। अगर कुछ रिवॉल्यूशनरी और नेशनलिस्ट पेपर्स को देखें तो सोम प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। 1858 में इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और इस पत्रिका ने भी जो है इंडिगो रिवॉल्यूशनरी को सपोर्ट किया था। इसके अलावा वंदे मातरम नाम की मैगजीन है, जो कि 2 भाषाओं में छपी, एक तो इंग्लिश में और एक उर्दू में। इंग्लिश में इसको अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जी ने पब्लिश किया था, और उर्दू में इसको लाला लाजपत राय जी ने पब्लिश किया था। अल हिलाल या अल बलाग करके एक न्यूज़पेपर है, जो कि अबुल कलाम आजाद जी का न्यूज़पेपर था। अल हिलाल जो वो 1912 में, और अल बलाग जो है वो आपका 1915 में पब्लिश हुआ। इंडियन नेशन जो है एक न्यूज़पेपर था, आप ध्यान रखिएगा, इसके साथ में मैं ऐड कर देता हूँ। द इंडियन नेशन में एक न्यूज़पेपर था, जो कि दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह जी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। ये न्यूज़पेपर भी बिहार में आयोजित होने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशन, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह जी के द्वारा इसको
किया जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बहिष्कृत भारत, ठीक है, 19 आपका जो है 27 में इसको बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इसको जो है 27 नहीं होगा, इसका 24 होगा। 1924 में इसको बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बेसिकली इन्होंने ही जो है एक संस्था बनाई थी, बहिष्कृत खारेडी सभा। साथ ही साथ बी आर अम्बेडकर की बात होती है तो एक और मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर एग्जाम से पूछा भी जाता है, उसका नाम है मूक नायक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्या है भाई? तो ये एक मैगजीन है जो कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित की गई। द पीपल नाम का जो मैगजीन था वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यंग इंडिया जो था वो आपका अमेरिका में जो है लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कौमी आवाज उर्दू में था, इंपॉर्टेंट है, इसमें जो व्यक्ति से जुड़े हुए जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और साथ में कौन थे? आरिफ किदवई, इनका फुल फॉर्म हुआ रफी अहमद किदवई। ये व्यक्ति आगे चल करके बिहार के राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इंडियन नेशन के ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके, महाराजा ऑफ दरभंगा के द्वारा, कामेश्वर सिंह जी के द्वारा इसको प्रकाशित किए गए। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स भी हैं जो सिंपली उसके मैगजीन और उसको किसने फाउंड किया या कौन इसके एडिटर थे, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एक लिस्ट मैंने यहाँ पे जो है दिया हुआ है जिसको कि आप ध्यान रखेंगे, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो आपके बनने चाहिए। युगांतर मैगजीन है जिसको कि भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष जी के द्वारा इसको जो है मतलब कि फाउंड किया गया था। इंडिपेंडेंट जो है उसको किया गया है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। पाइनियर जो है वो जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसमें पाइनियर के लिए कि ये वो मैगजीन थी जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या किया था? सपोर्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेशल फैक्ट। बंगाली जो था उसको एस एन बनर्जी साहब ने किया था। हिंदू को जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये हिंदू वही है जो आज भी प्रकाशित होती है और सिविल सर्विस से जुड़े हुए जो भी एस्पिरेंट है वो लोग इसको पढ़ते हैं। अगला है सुधारक, इसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ठीक है, उसके बाद आपका है बॉम्बे क्रॉनिकल्स, इसको फिरोज शाह मेहता जी ने किया। नेक्स्ट है आपका जस्टिस, ठीक है, इसको कि टी एम नायर साहब ने किया है। उसके बाद स्वराज है आपका जिसको कि टी प्रकाशन जी ने किया है। कॉमरेड एक मैगजीन है जिसको कि मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किया है। सोशलिस्ट एक मैगजीन है जिसको कि ऐसे डांगे साहब ने किया है। और ये जो है आपका नेशनल हेराल्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तहजीब उल अखलाक है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। लीडर एक मैगजीन है जो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो ये सब सारे मैगजीन्स थे। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश एरा में कई सारे प्रेस रिलेटेड एक्ट्स हैं जिन पर कि कई बार प्रश्न आते हैं, तो उसको हम लोग एक जगह पे जो है सेग्रीगेटेड वे में देख लेते हैं ताकि इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हो वो आसानी से बन सके। सबसे पहले बात करें हम लोग सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट की, जो कि आपका 1799 में आता है, और इसको जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर ये जो है एक्ट आता है। और इसका क्या था? तो भाई फ्रेंच इन्वेजन के डर के चलते जो है, ठीक है, नेपोलियन के नेतृत्व में भारत के पर हो सकता हो फ्रेंच इन्वेजन लॉन्च हो जाए, इस फियर से इस एक्ट को लाया गया था ताकि पूरी तरीके से प्रेस पर क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, ग्राउंड जीरो लेवल पर लोगों में क्या चल रहा है, इन सब पर खबर हो। नेक्स्ट एक्ट है आपका लाइसेंसिंग रेगुलेशन है 1823 का, जिसके थ्रू कि प्रेस पर बहुत प्रभाव पड़ा था। और ये एक्ट जो है वो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स, उनके टाइम पर लाया गया था। और इसके थ्रू क्या था कि प्रिंटिंग प्रेसेस को अब जो है लाइसेंस की आवश्यकता है। ठीक है, और इसमें भी खास करके अगर कोई वर्नाक्युलर लैंग्वेज के हैं तो उनको तो और ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसी लाइसेंसिंग रेगुलेशन के तहत ही जो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा जो एक अखबार निकाला जाता जो भारत का फर्स्ट पर्शियन अखबार था मिरातुल अखबार, उसको बंद करना पड़ गया था। अगला है आपका प्रेस एक्ट ऑफ 1835, जो कि चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा लाया जाता है। और इसने क्या किया, जो 1823 का जो आपका लाइसेंसिंग एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया था, और इसी एक्शन के चलते इनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका है बहुत ही काला कानून, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया जाता है। लिटन है लाने वाला, और इसी को जो है अदर नेम्स में गेजिंग एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, उसमें जो इंडिपेंडेंट कंटेंट बन रहा था उस पर एक तरीके से कहिए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ठीक है, और कोई भी तरीके का अगर एंटी इंपीरियलिस्टिक कंटेंट था जो सरकार के विरुद्ध हो, उन सबको जो है उनको कर्ब कर सके इस लॉ के तहत। और इसमें मैंने आपको प्रोविजंस में ऑलरेडी बता दिया था, इसके थ्रू क्या होता था कि जो प्रेस था उसकी लाइसेंस तो रद्द होता ही था, साथ ही साथ उसका जो फिजिकल एसेट्स था
प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, प्रिंटिंग पेपर, इंक, वो सब भी जब्त कर लिया जाता था। इसका काफी देश में विरोध भी हुआ था और फाइनली इसको रिपील किया था किसने? रिपन ने। रिपील रिपन, ऐसे आप ध्यान से भी ऐसा ध्यान रख सकते हैं। अगला है आपका न्यूज़पेपर्स एक्ट, ठीक है, 1908 का, जिसको कि लॉर्ड मिंटो टू लेकर के आ जाते हैं। और इसमें बेसिकली क्या था, तो इसमें भी वही चीज है भाई, जो इसका टाइमिंग है, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म उस समय जो डेवलप हो रहा है, डिफरेंट मैगजीन्स को पढ़ के लोगों के अंदर जो विचार आ रहे हैं, तो उसको कर्व करना था और स्वदेशी मूवमेंट को जो प्रभाव धीरे बढ़ता जा रहा था, जिसमें कि इन मैगजीन्स, इन न्यूज़पेपर्स का बहुत रोल था, उसको रोका जा सके। और इसके अंदर भी जो था, लोकल मैजिस्ट्रेट को ये पावर दे दिया गया था कि आप जो है उस प्रिंटिंग प्रेस या उसके पब्लिशर की प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट यानी जो है जब्त कर सकते हैं। और इसके थ्रू जो है आप प्रिंटिंग प्रेसेस को और नेशनलिस्ट पब्लिकेशंस को टारगेट किया गया था। तो इसके साथ ही हमारा जो ये मॉडर्न इंडिया के अंदर जो, या ब्रिटिश एरा में पर्टिकुलरली बात करें, जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, जो प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, और प्रेस के लिए जो डिफरेंट उसके थ्रू गवर्नमेंट ने कर्व करने का प्रयास किया, वो सब यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है? अपना सुझाव या कोई सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सबको भी जो है जरूर से जरूर उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।